वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ने लास्ट वीडियो में सीखा कि पोटेंशियोमीटर की जो पहली एप्लीकेशन है, अगर हमें अननोन ईएमएफ निकालना है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना होगा। तो वो हमने देख लिया यहाँ पर कि बैलेंसिंग लेंथ पता करके और यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन करके ऐसा हम कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टैंडर्ड सेल यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन की। सो नाउ द एप्लीकेशन नंबर 2, हम पोटेंशियोमीटर से किन्हीं दो गिवन प्राइमरी सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, और इस पे आपके प्रैक्टिकल भी है बच्चों। तो मार्क कर लें इस आर्टिकल को। जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको इस पे प्रैक्टिकल भी करना है ना। जो कंपटीशन दे रहे हैं उनको सिर्फ फॉर्मूला तैयार करना है और इसकी फाइन डिटेल समझनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड एप्लीकेशन। हेडिंग इज टू कंपेयर। आपको लिखना है टू कंपेयर ईएमएफ्स। ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्लूरल में हम ऐसे लिख देते हैं, ईएमएफ्स ऑफ गिवन, आपको दिए रहेंगे टू प्राइमरी सेल्स, दो प्राथमिक सेल आपको दिए जाएंगे। क्या डिफरेंस होता है बच्चों? जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी सेल, और जो रिचार्जेबल होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अब ये कौन से दो प्राइमरी सेल आपको फिजिक्स लैब में मिलते हैं या इन जनरल आपको दिए जाते हैं? तो बच्चों ये होता है एक तो लैप्लांश, जो आप ड्राई सेल यूज करते हैं, उसी ड्राई सेल का जो लिक्विड फॉर्म है, यानी जो लैब में काम आता है। जैसे ये तो है बच्चों ड्राई सेल, अब इसका जो लिक्विड फॉर्म है जो लैब में काम आता है उसको बोलते हैं लैप्लांशियन सेल। और दूसरा आपको मिलेगा डैनियल सेल। डैनियल सेल को हम स्टैंडर्ड सेल की तरह भी यूज करते हैं, बिकॉज इसका ईएमएफ समय के साथ बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। लैप्लांशियन सेल को हम सिर्फ इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ करंट के लिए यूज करते हैं। जहां भी लार्ज करंट ड्रॉ करनी है, ज्यादा करंट चाहिए, वहां लैप्लांशियन सेल काम नहीं आता। कंटिन्यूअस सप्लाई में काम नहीं आता, यानी लार्ज करंट ड्रॉ कर सकते हो इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर। जैसे कैमरे का फ्लैश चमकाना है तो कुछ समय बाद चाहिए फिर करंट, फिर कुछ समय बाद चाहिए जब फ्लैश चमकाना है, वहां यूज कर सकते हैं। लगातार लार्ज करंट खींचनी है, वहां पर लैप्लांशियन सेल फेल हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रख पाता ये। तो ये लैप्लांशियन सेल और डैनियल सेल का कंपैरिजन हुआ प्रॉपर्टी वाइज। हमें इनका ईएमएफ अगर कंपेयर करना है तो दोनों का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइमरी सर्किट विल रिमेन सेम। तो स्टैंडर्ड सेल को हमने इसमें लगाया, प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज सेम। जो भी हम चेंज करेंगे बच्चों वो सिर्फ सेकेंडरी सर्किट में करेंगे। तो आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट किस तरह से बनाना है, लॉजिक वही है, एक तार से नहीं दिखाएंगे बच्चों, कम से कम 4 या 6 तार तक आप ले जा सकते हैं। 10 तार की श्रद्धा है, इट डिपेंड्स ऑन आप कितना मन से या कितना आनंद लेकर इस काम को कर सकते हैं। तो घुमा घुमा कर आप चाहें तो 10 तार भी दिखा सकते हैं पूरे। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको दिखाने हैं 4 या 6 तार। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट बना हुआ है हमारे पास, वो दोनों सेल यानी लैप्लांशियन और डैनियल। अब इनकी पहचान क्या है बच्चों? लैप्लांशियन सेल प्लास्टिक की बर्नी दिखेगी सफेद रंग की, ठीक है। उसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कार्बन की इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड। मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ दिखा पाऊं, एडिट किया अगर मैंने तो मैं दिखा पाऊंगा आपको। तो सारा काम मैं ही करता हूँ, ठीक है। ये जो मेरे वीडियो आप देखते हैं 1 मैन शो है बच्चों, इसमें सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, एडिटिंग और सब कुछ। तो टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ बच्चों।
तो अब वो कार्बन की इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिंक रॉड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उनको हमने डिप किया है अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में NH4Cl। नौसादर इसको हिंदी में कहते हैं। नौसादर सफेद रंग का पाउडर सा होता है। नमक और नौसादर तुलना करेंगे तो नमक से ज्यादा सफेद होता है नौसादर, और एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है। जब पानी में घोलते हैं तो ठंडा हो जाता है बच्चों। तो उसमें ये लैक्लांशियस सेल है जिसका ईएमएफ होता है 1.45 वोल्ट, लिक्विड फॉर्म में 1.45, ड्राई सेल होगा तो 1.5 वोल्ट होता है इसका। तो ये डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसमें पेस्ट फॉर्म में, इसमें पेस्ट फॉर्म में, और लैक्लांशियस सेल जो हम यूज करने वाले हैं उसमें लिक्विड फॉर्म। देन डेनियल सेल जो है उसका ईएमएफ बच्चों 1.08 से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.12 वोल्ट तक होता है ना। 1.08 तो होता है सिंपल वोल्टेज सेल का, जो कि अलेक्जेंडर डी वोल्टा ने इन्वेंट किया था। तो 1.12 तक होता है डेनियल सेल का, जिसमें कॉपर का डब्बा होता है। कॉपर वेसल इटसेल्फ इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड जिंक रॉड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन भरते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको डीपोलराइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और जो 2H+ आयंस निकल के आते हैं उनसे मिलकर रिएक्ट करके H2SO4 बनाते हैं और Cu+2 आयंस को फ्री करता है, जो जाकर कॉपर के वेसल पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो समय के साथ ये कॉपर का डब्बा भारी होता जाता है क्योंकि इस पे कॉपर का डिपोजिशन होता है। और इसके अंदर एक ओपन पोरस स्पॉट होता है, ऊपर मुंह खुला होता है। जैसे जो लैक्लांशियस सेल है उसमें तो सील्ड पोरस स्पॉट होता है। पोरस स्पॉट जैसे वाटर फिल्टर की कैंडल बच्चों। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें से आयंस आ जा सकते हैं बिकॉज पोर्स आर देयर। तो पोर्स हैं वहां पर, रंध्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र, रंध्र छिद्र हैं, तो आयन आ जा सकते हैं पर लिक्विड ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो वो ऊपर डामर लगा के सील कर देते हैं लैक्लांशियस सेल में। तो अंदर उसमें क्या भरा होता है, MnO2 प्लस चारकोल, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस चारकोल उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये सवाल केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है, फिजिक्स में भी पूछ लिया जाता है, बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी, कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ चारकोल हम क्यों मिलाते हैं, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ MnO2। तो वो तो सील्ड पोरस स्पॉट किस में, लैक्लांशियस सेल में। डेनियल सेल में क्या है, ओपन पोरस स्पॉट, जिसमें ऊपर से खुला दिख रहा है आपको, उसमें हम सॉल्यूशन डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 और उसको बोलते हैं एक्साइटिंग फ्लूइड। तो अब डेनियल सेल में दो लिक्विड हो गए बच्चों, दो इलेक्ट्रोलाइट, एक तो CuSO4 और एक हो गया डाइल्यूट H2SO4। तो इसको 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल भी कहते हैं। ईएमएफ कंपेयर करना है, अगर हमें पहले से वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं 1.45 अपॉन 1.12 अराउंड 1.08 भी लिखा रहता है कई बुक्स में। तो इससे जो डेटा आएगा वो 1.28 से 1.34 के बीच आता है। तो प्रैक्टिकल जब करेंगे हम तो उसमें भी डेटा इतना ही आना चाहिए, लगभग 1.28 से 1.34 के बीच। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करना होगा, सेकेंडरी सर्किट में वो दोनों सेल यानी लैक्लांशियस और डेनियल जो हमें दिए हुए हैं, हम इस तरह से जोड़ेंगे कि सारे पॉजिटिव ए पर जुड़ेंगे। तो ये मान लो लैक्लांशियस है जिसका ईएमएफ E1, ये मान लो डेनियल है जिसका ईएमएफ E2। तो आप देख रहे हैं दोनों के पॉजिटिव मैंने ए पर जोड़ दी, जहां पर प्राइमरी का पॉजिटिव भी आ रहा है, और नेगेटिव जोड़ने के लिए, क्योंकि हम बारी बारी से इसको सर्किट में लाना चाहते हैं। पिछली एप्लीकेशन आपने समझी है तो आपको आइडिया है कि बैलेंसिंग लाइन निकालनी है बेसिकली हमको। तो हम क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ की होती है जिसको बोलते हैं 2 वे की। नहीं है तो भी काम चल सकता है हमारा, पर क्योंकि हमारे पास है तो हम उसको यूज करेंगे। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं बच्चों 2 वे की में। 2 वे की कुछ इस तरह की दिखती है कि 2 जगह प्लग लगाने की जगह है। प्लग एक ही में लगाना है, प्लग एक ही जगह लगाना है एक बार में। तो बीच वाला जो टर्मिनल है, बीच वाला जो ब्रास का ब्लॉक है, उससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव इधर जोड़ेंगे, और कन्वेंशन ये है कि नेगेटिव हमेशा जॉकी पर जोड़ेंगे। और 2 वे की को मैं इस तरह से दिखा देता हूं यहां पर सिंबॉलिकली। अच्छा, कई बार बच्चों ऐसे आता है एग्जाम में लिखा हुआ, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं नेमिंग के साथ, है ना, नीट स्केच विद नेमिंग, स्वच्छ नामांकित चित्र। तो अगर आपने यहां पे लिख दिया द्विमार्गी कुंजी 2 वे की, तो बच्चों हो गया काम।
ये हो गया स्वच्छ नामांकित चित्र, स्वच्छ है, जहां गंदा दिखे रबर से मिटा दो। ओके तो गैल्वेनोमीटर से जो मैंने जॉकी जोड़ी है, पहले मैं चेक करूंगा सर्किट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं प्लग लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ की नहीं लगाई मैंने, ओके की भी लगा देते हैं बजट है हमारे पास अभी, ठीक, कोरोना काल में बजट है हमारे पास। ओके की लगा दी मैंने, की के अगर मैं की प्लग ऑन करता हूं तो यहाँ सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा, इस पे यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा। वो कितना होगा आपको पता है, एक्स से अगर मैं दिखाऊंगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा VAB अपॉन L, वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी निकाल सकता हूं और मीटर में भी। अगर मैं L को 1000 लिखूंगा तो 10 मीटर की बजाय वो 1000 सेंटीमीटर बनेगा। तो वैसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो मैंने जॉकी को टच किया A पर, डिफ्लेक्शन आएगा एक डायरेक्शन में, पर कई बार क्या होता है बच्चे थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, बोलते जॉकी टच की डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा, एपरेटस खराब है, परेशान हो जाएंगे। बच्चों जब तक आप इसमें किसी में एक में प्लग नहीं लगाएंगे तब तक गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, और जिसमें भी प्लग लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इस सेल की वजह से होगा जब ए पर टच करेंगे जॉकी को। नीचे वाले सर्किट का, प्राइमरी सर्किट का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लग लगाया, मैं इसको बोल देता हूं G1, G1 कौन सा G1, गैप 1, G1, और ये नीचे वाला जो गैप है इसको बोल देता हूं G2, गैप 2। तो गैप 1 में प्लग लगाया तो लैप्लासियन सेल जो है वो सर्किट में आ गया। जब हम जॉकी को ए पर टच करेंगे लैप्लासियन सेल की वजह से करंट फ्लो होगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को बी पर टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि अब की बार जो करंट फ्लो होगी वो ए बी पर होने वाला जो ड्रॉप है VAB उसकी वजह से होगी, बिकॉज VAB इज ग्रेटर देन EMF ऑफ लैप्लासियन सेल, दैट इज E अननोन 1.45 से ज्यादा है VAB, इस पे जो हो रहा है ड्रॉप। तो करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट की डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन जो देगा गैल्वेनोमीटर वो देगा इस साइड टुवर्ड्स राइट। यानी बीच में ऐसा एक पॉइंट हमें जरूर मिलेगा जहां टच करने पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, तो हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो पॉइंट ढूंढने का तरीका क्या होगा जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आपने यहां टच किया सेंटर पे, डिफ्लेक्शन देखा टुवर्ड्स लेफ्ट, यहां टच किया डिफ्लेक्शन लेफ्ट, यहां टच किया डिफ्लेक्शन लेफ्ट, जैसे यहां टच किया डिफ्लेक्शन आ गया राइट में। जस्ट इमेजिन सिचुएशन, डिफ्लेक्शन राइट में। और नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो मेरा वीडियो है, ठीक है, प्रैक्टिकल पर, तो वो वीडियो देखने के बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट बनेगी, एक बार में एकदम परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, भूल नहीं पाएंगे फिर आप पोटेंशियोमीटर को, विभव मापी को। सो यहां टच करने पर डिफ्लेक्शन आ गया राइट में, इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, चेंज हो रही है। इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब सिंपल सा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपको बैलेंस पॉइंट मिलने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं यहां से यहां तक भी और यहां से यहां तक भी। कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वायर पे मिलेगा या इस वायर पे मिलेगा। मान लो यहां टच करने पर डिफ्लेक्शन अभी भी थोड़ा सा लेफ्ट में, सॉरी राइट में आ रहा है, और जब यहां टच करता हूं मान लो यहां पर डिफ्लेक्शन हो गया 0, हियर डिफ्लेक्शन बिकम्स 0, यहां हो गया। इसका मतलब मुझे ए से लेकर यहां तक की लेंथ चाहिए। मैंने स्केल पर देखा, वहां लिखा हुआ था दो डिटेल लिखी रहेगी स्केल पर यहां पर, तो यहां लिखा हुआ था 90 एंड 10 सेंटीमीटर में। तो बताओ बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई, एक तार 100 सेंटीमीटर, दूसरा तार 100 और 200, तीसरे तार पर हम गए हैं इधर से इधर, तो ये 10 तो नहीं हो सकता, यहां से यहां तक 90 है, तो 290 290 सेंटीमीटर इज द बैलेंसिंग लेंथ। यही अगर यहां होता इस पॉइंट पर, नीचे वाले पे, जस्ट नीचे वाले पर, तब क्या करते हैं बच्चों, अगर ये यहां होता पॉइंट तो 100 200 300 300 के बाद ये 90 तो हो नहीं सकती,
ये होती 10, तो 310 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ हो जाती। तो कॉमन सेंस लगाना कैसे नापनी है बैलेंसिंग लेंथ। तो अब हमने बैलेंसिंग लेंथ पता की, सपोज इट इज L1, दिस डिस्टेंस इज L1, तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट x है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, लैंग्वेज में अगर लिखना है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें एक तो सर्किट बनाना होता है और इसका फॉर्मूला डिराइव करना होता है। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, कंसिडरिंग द सर्किट एज शोन इन फिगर, ठीक है। सर्किट बनाने के बाद आप जो है वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, ये सर्किट आपको बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये सर्किट बनाने के कई बार 1 नंबर मिलता है। कंसिडरिंग द सर्किट शोन इन फिगर, फिर हम लैंग्वेज में लिख देंगे, वी फाइंड बैलेंसिंग लेंथ्स L1 and L2 corresponding to cells of EMF E1 and E2 by applying या putting key in the corresponding gaps G1 and G2. Suppose these lengths are L1 and L2, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, माना कि ये जो लंबाइयां हैं, संतुलन लंबाइयां, वो L1 व L2 हैं, तो देन मैं लिखूंगा E1 होगा बच्चों x टाइम्स L1 पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू, यानी ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू L1, दिस इज इक्वेशन 1, एंड E2 इक्वल टू x टाइम्स L2, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ टेकिंग रेशियो, हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करने का सीधा सा मतलब होता है आपको अनुपात निकालना है, रेशियो लेंगे, अनुपात लेने पर E2 अपॉन E1, यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया, सो व्हाट वी गेट, x कट गया, L2 अपॉन L1, और इसको हम ब्लॉक में बंद कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा, और इससे हम कई तरह के सवाल करेंगे, मैं अभी डिस्कस करता हूं कैसे सवाल हम इससे हल कर सकते हैं। पर साथ साथ एक बात और समझ लीजिए, इसको हम एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं। मान लो कभी भूले भटके किसी बोर्ड में ये कह दिया जाए, डिराइव दिस फॉर्मूला, यानी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ यूजिंग केवीएल, किरचॉफ लॉ यूज करके, तो फिर अब आपको लूप कंसिडर करना पड़ेगा। यहां पर नेमिंग में और चाहें तो अब शब्द जोड़ सकते हैं, माना कि ये है J1, कब, फॉर सेल ऑफ ईएमएफ E1, तो हम लूप लेते हैं E1G J1A। E1G J1A में मैं केवीएल अगर लगाता हूं तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं बच्चों, A से चले, सेल में जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो माइनस E1। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम 0 मान रहे हैं आइडियली, है ना, अजम्पशन है। फिर यहां आए जॉकी से, फिर अब J1 से लेकर A तक वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, माना कि वो है RAJ1, यानी बैलेंसिंग लेंथ L1 का जो रेजिस्टेंस है, तो वो है R सबस्क्रिप्ट L1, ऐसे मैंने लिखा। और उसमें जो करंट है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी इसमें, ठीक है। तो अच्छा, बैलेंस पॉइंट पर तो कोई करंट फ्लो होती नहीं है, ये भी बात है। ये बात बहुत मजे की बात है, देखिए जब गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है तब वो बैलेंस पॉइंट मिला है, तो इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, वो करंट नहीं है तो ये तो 0 हो गया। माइनस लगाएंगे भले ही हम, करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं पर करंट तो है ही नहीं, तो माइनस प्लस कुछ भी लगाओ उसका कोई फर्क यहाँ पड़ नहीं रहा। ये हो गया बच्चों, और वापस हम पहुंच गए इक्वल टू 0। तो इससे कोई बात बनी क्या, ये फॉर्मूला लाना है हमको, L1 L2 हमको चाहिए। तो मैं समझता हूं इससे तो कोई बात नहीं बनी, ठीक। हाँ, अगर पहले कहीं टच करते, यहां करते या यहां टच करते, तो अब हमें सोचना है कैसे केवीएल लगाकर रिजल्ट निकालें। एनसीईआरटी में है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर अटक जाए तो मान लीजिए मैं अटक गया, अब मैं सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, मेरे को याद नहीं कैसे डिराइव करते हैं, है ना, कुछ नहीं पता, तो अब क्या करेंगे, व्हाट टू डू। अगर इसका ईएमएफ E1 और यहाँ घूम के आ गए हम, इसमें करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो वो तो 0 हो गया। तो बैलेंसिंग लेंथ L1 को सिचुएशन में कैसे लाएं,
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, E1 इक्वल टू ड्रॉप ऑन, क्योंकि बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, V ऑन L1, और फिर मैं इसको इक्वेट करके लिख दूं I टाइम्स R L1, और फिर मैं इसको लिखूं बच्चों, क्योंकि रेजिस्टेंस R क्या होता है, रॉ L बाई ए होता है, रॉ L बाई ए। करंट तो जो इसमें फ्लो हो रही है वो है ना, इस पूरे वायर में करंट सेम है, चाहे हम J1 पे टच करें, कहीं पर भी टच करें, इस वायर में करंट तो है, ठीक है, इस वायर में तो करंट है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। गौर करना इस बात पे। यहां ये जो मैंने लिखा ये गलत क्यों हो गया भाई, मैंने पहले सोचा कि हाँ इस सर्किट में तो करंट नहीं है, तो इस सर्किट में नहीं, गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट नहीं, और कई बार इस पर भी क्वेश्चन बना दिया जाता है, सेकेंडरी सर्किट में करंट नहीं है, प्राइमरी सर्किट में तो करंट है, वहीं से तो रिजल्ट मिलेगा। तो केवीएल जब लगाएंगे, दिस एक्सप्रेशन इज रॉन्ग, एक्चुअली द करेक्ट एक्सप्रेशन इज जो मैंने नीचे लिखा है, यानी मैं इधर लिखता तो माइनस के साथ उधर ले जाऊंगा तो प्लस, ये केवीएल ही लगाया मैंने। सो E1 मुझे मिलता है ड्रॉप ऑन लेंथ L1 I इंटू R L1। अब R होता है रॉ L बाई ए, सो रॉ L1 बाई ए, जहां पर हम जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है पूरे वायर का। सो व्हाट वी गेट, दिस इज इक्वेशन 1। और जब मैं सेल जिसका EMF E2 है उस सर्किट में लगाऊंगा, G2 क्लोज करके, E2 G2 G J2 A, J1 की जगह आ जाएगा J2, सिमेट्री है, समझते चलना बच्चों। तो मैं लिख पाऊंगा E2 इक्वल टू ड्रॉप ऑन वायर ऑफ लेंथ L2, या E2 माइनस VL2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, और अगली स्टेप में ही आ जाएगा। तो ये कितना मिल रहा है, करंट तो उतनी की उतनी, रेजिस्टेंस जो है अब L2 लेंथ का है, सो व्हाट वी गेट, I रॉ L2 अपॉन A। This is equation number 2. Now taking ratio, what we get, same data again, क्योंकि रॉ I और A सेम है, दोनों एक्सप्रेशन में कट जाएंगे। तो ये दो तरीके हमने देखे डेरिवेशन के, हमारे लिए आसान पड़ता है, ऊपर वाला तरीका हम डायरेक्टली उससे कर देते हैं, जब तक कि एग्जाम में लिखा नहीं होगी यूजिंग केवीएल। केवीएल यूज करके तो फिर हम केवीएल लगा देंगे, लूप के नाम लिख देंगे। तो ये हमने सेकेंड एप्लीकेशन देखी बच्चों, इससे हम किन्हीं दो सेल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको बोलते हैं भाई लैप्लासियन सेल, आपको इन 4 अननोन में से 3 दे देते हैं, चौथा अननोन पूछ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनता है। फिर हम यूनिटरी लॉ लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे ऐसे बोल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का सवाल है सिंपल सा, कि लेंथ 10 मीटर थी तो बैलेंस पॉइंट हमें मिला 750 सेंटीमीटर पर। जब लेंथ 10 मीटर थी तो बैलेंस पॉइंट 750 सेंटीमीटर पर। अगर लेंथ को 11 मीटर कर दिया जाए, यानी 1 मीटर और ऐड कर दिया जाए, खींच कर नहीं, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, तो बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, तो जवाब है हम एक एक नियम, गणित का एक यूनिटरी लॉ लगा देंगे कि 10 मीटर तो 750, 1 मीटर होता तो 750 बटा 10 सेंटीमीटर पर लेंथ बैलेंस पॉइंट मिलता हमको। तो 11 मीटर होगा तो 750 बटा 10 इंटू 11, तो वो कितना आ गया, 825 आ गया। देखो 11 से जिसको भी गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे करते हैं हम, 2 बार लिख देते हैं, एक डिजिट खिसका के, 7 5 12, 825 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा। और अब पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, यानी पोटेंशियोमीटर और ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो एक ऐसा पोटेंशियोमीटर जिसमें लेंथ है 10 मीटर, दूसरा पोटेंशियोमीटर जिसमें लेंथ है 12 मीटर सपोज, किसे प्रेफर करेंगे और क्यों। तो जवाब है जिसमें लेंथ 12 मीटर है हम उसे प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से रीडिंग में एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। बच्चों ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, वो भी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकालना।
आपको कहा है कि ये V है, ये L है, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप है L यानी लेंथ ऑफ वायर एंड दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर के लिए, पहला पोटेंशियोमीटर P, दूसरा पोटेंशियोमीटर Q। डेटा भी दे दिया आपको, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। You have to compare the sensitivities or the accuracy with which unknown EMF can be determined using these two potentiometers। इनमें से कौन सा पोटेंशियोमीटर, कौन सा विभवमापी ज़्यादा अच्छा होगा उसे हम प्रेफर करेंगे और क्यों। तो बच्चों हम जानते हैं E होता है X इंटू L। हम चाहते हैं बैलेंसिंग लेंथ हमको ज़्यादा मिले, जैसे कि अभी अभी हमने देखा बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा कब मिलेगी, जब x कम होगा, क्योंकि E तो फिक्स है, E अननोन इज फिक्स। तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा तब मिलेगी जब x कम होगा, और x होता है V बाय L, यानी इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का वो है x। तो इस ग्राफ का स्लोप कम होगा, यानी हम किसे प्रेफर करेंगे, पोटेंशियोमीटर P को कंपेयर टू Q। अब आपसे पूछ सकते हैं कितना ज्यादा एक्यूरेट देगा, तो अब हमारे पास डेटा है 30 डिग्री 60 डिग्री, 1030 आप जानते हैं 1/√3, 1060 आप जानते हैं √3, यू कैन कंपेयर। सो आई थिंक इस लेक्चर के लिए काफ़ी है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।